और मित्रों, आज वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान में यहाँ आपकी सबकी उपस्थिति देख करके मेरा मन गदगद है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जहाँ घरों से निकलना मुश्किल सा हो रहा है, वही आप हिम्मत दिखा करके और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं समझ रहा हूं जिस ढंग से हवा के लिए कुछ कागज का कुछ और का हवा हो रही है, कितनी गर्मी लग रही होगी, आपकी परेशानी को मैं समझ रहा हूं। तो मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ वर्षों पूर्व, यानी 30-40 वर्ष पूर्व की बात करूं तो हमारे कई नाले और कई झरने 12 महीने नहीं तो 8 महीने तो चला ही करते थे, और कई झरने और कई नाले साल भर बहा करते थे, लेकिन अब हमको दिखाई नहीं देते। आखिर में दिखाई नहीं देने का क्या कारण है, ये हमको समझना होगा। ये अच्छी तरह समझना होगा कि आखिर में हमको कौन खा गया, कौन पी गया है। ये विचारने विषय है कि पानी के एक एक बूंद के लिए हम सब लोगों को कई बार तरसना पड़ता है। हम इंतजार करते हैं कि ट्यूबवेल से पानी आएगा उसको पिएंगे, हम इंतजार करते हैं कि नल का पानी आएगा उसको काम में लेंगे, लेकिन कई बार नल का पानी नहीं आता तो हम बैठे रहते हैं। पीएचडी के लोग पूछते हैं हमको पानी क्यों नहीं आया, पानी कहां से आएगा, पानी बहुत कम हो गया है। मैं पूरे देश की जब बात करूं तो हमारे यहाँ पूरे देश की जनसंख्या का 17% जनसंख्या है राजस्थान में, 17%, और केवल 16%, केवल 4% पीने योग्य पानी है। विश्व की पॉपुलेशन का 16% जनसंख्या हमारे यहाँ है, और केवल पानी 4% है, यानी बहुत कम है। और हमारी जमीन जो है पूरे देश की लगभग 2.5% के आसपास है। और भारत की तुलना में यदि राजस्थान की बात करूं मैं, तो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 10.5% है, और प्रदेश की जनसंख्या भारत की तुलना में 5.5% है, और पानी 1.16 यानी 1.25% भी नहीं है। जनसंख्या हमारी है 5.5%, पानी हमारे यहाँ 1.25% भी नहीं बचा है। कहां गया पानी? हमने पानी का दुरुपयोग किया, पानी की चिंता नहीं की, और जो पानी लाने वाले थे उनसे हमने दुश्मनी निकाली। जहां भी अच्छा पेड़ दिखाई दिया उसको काट दिया। पेड़ लगाने के नाम पर हमने पता नहीं कौन से बम्बूल ले आए, जूली फ्लोरा, और जिसको विलायती बम्बूल भी कहते हैं, और गांव में तो जो भी कहते हैं कि कांग्रेसी बम्बूल है, ऐसा भी कहते, जिन्होंने हमारे सारे राजस्थान की धरती को खराब कर दिया है। अब मित्रों, पेड़ नहीं लगाएंगे तो पानी कहां से आएगा? अब लोग सोच रहे होंगे पेड़ों का पानी से क्या लेना देना। पेड़ों का पानी से लेना देना है। एक पेड़ धरती में 3,500 लीटर पानी एक वर्ष में पर्कुलेट करता है, 3,500 लीटर। और पेड़ जहां ज्यादा होते हैं वहां वर्षा भी ज्यादा होती है, यानी पेड़ वर्षा को बुलाता है। और जब वर्षा आती है तो धरती पर पानी आता है, और जब पानी आता है
तो धरती की ताल तलैया भरती है, हमारे जितने भी कुएं बावड़ी कुंड होते हैं वो भरते हैं, और जब वो भरते हैं तो धरती में पानी रमता है, जिसको अंग्रेजी में रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी होता है। और उसके कारण से पानी का वाटर लेवल यानी जिसको पानी का सतह स्तर बढ़ता है वो भी बढ़ता है। और इसीलिए तो पहले हम जब आसानी से कुआं खोदकर पानी ले लिया करते थे, आज ट्यूबवेल कई मीटर खोदने के बावजूद भी नहीं निकलता है। वो इसका कारण हो गया कि हमने पानी की कदर नहीं की, पानी की कदर नहीं की। तालाब देखा तो तालाब के किनारे जाकर के मकान बना लिए और उसकी दीवार पर मकान पर मकान बनाकर गंदगी का सारा नाला तालाब में कर दिया हम सब लोगों ने। और कई लोगों ने कहा कि गांव में बावड़ी है, कुंड है, कुआं है, इसमें पानी है ही नहीं, तो इसको पाट दो यानी भर दो, मिट्टी से कचरे से भर दो। हमने हमारे कुएं बावड़ी सब कचरे से भर दिए। हमने ये नहीं सोचा कि जो बरसात का पानी आएगा इसमें तो इसमें जाएगा तो धरती में सर्कुलेट होगा यानी नीचे जाएगा, जिसको सामान्य की भाषा में रमना कह सकते हैं, रिस रिस कर नीचे जाएगा। वो नहीं सोचा और इसके कारण से हमारी धरती में पानी की कमी हो गई है और पानी नहीं रहा तो मुश्किल में हो जाएगा। मित्रों, आप सब लोगों को बता दूं मैं, एक व्यक्ति को कम से कम संकट के दिनों में भी 1700 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी चाहिए। 1700 क्यूबिक मीटर। हमारे राजस्थान में कितना पानी है? हिंदुस्तान की बात करता हूं तो 1498 लगभग क्यूबिक मीटर है 1700 की जगह। राजस्थान की बात करता हूं तो 780 वर्ग क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पानी है। यानी जितना हमको जरूरत है उससे आधा भी पानी हमारे यहाँ नहीं है। तुम्हारा क्या होगा? सन 1984-85 तक हम पानी जमीन से निकालते थे 35% और अब हम निकाल रहे हैं 150%, यानी 150% पानी निकाल रहे हैं। एक सपोज करो, कल्पना करो, एक ड्रम में से आप रोज 1 लीटर पानी डालो और 1.5 लीटर पानी निकालो, तो क्या आपका ड्रम खाली नहीं होगा? खाली हो जाएगा। और इसी तरह से जब इसमें से पानी निकालते जाते हो और पानी डालते नहीं हो, डालने का मतलब रिचार्ज नहीं करते हो, पानी को रोक करके धरती में नहीं रमने देते हो, तो फिर क्या होगा? हमने बड़े पाप का काम किया है। ताल तलैया को पाट करके, कुंड बावड़ियों को पाट करके हमने बड़ा पाप का काम किया है। अब भी समझ जाए, हमारे कुंड बावड़ी जितने भी कुएं हैं, तालाब हैं, तालाब में पानी के रास्ते आने के जो रास्ते जाम हो गए हैं उनको खुलासा करें। कुंड बावड़ी जो खराब हो गए हैं, जिनमें पानी नहीं, उनको पूरा साफ करें। और यदि कोई कहीं से पानी का बहाव उसकी ओर आता है तो उसका बहाव करें ताकि वो कुंड बावड़ी भर जाए, पानी हमारा भर जाएगा तो फिर वो पानी पर्कुलेट जमीन में होगा और जमीन में होगा तो कुछ वाटर लेवल पानी का ऊपर बढ़ सकता है और हमको कई दिनों तक सरकार का किया तो पानी और ऊपर आ सकता है। इस सब को विचार हम सब लोगों को करना पड़ेगा मित्रों। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। उनके निर्देशन में आप सब लोगों ने और हमने मिलकर के 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए। इस बार उन्होंने कहा है 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। वो लक्ष्य भी पूरा होगा। पंचायत राज और शिक्षा विभाग ने तय किया है कि हम 10 करोड़ का लक्ष्य तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस पे भी आगे जाकर कई गुना पौधे लगाएंगे ताकि वो पेड़ बढ़ सके और धरती में पानी का स्तर बढ़ सके। और इसलिए लगातार ही काम करने का हमारा प्रयास रहेगा। मित्रों, मैं वाटरशेड को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एनीकट जो हमको बताया, अभी 26 लाख रुपए की लागत से बनाया है। उस पर काफी पानी का ठहराव होगा और जब ठहराव होगा तो रिचार्ज भी होगा। ऐसे छोटे छोटे इस मगरा क्षेत्र में कई एनीकट बनाए हैं। क्या इधर एनीकट ही बोलते हैं? एनीकट बनाए हैं। उसके कारण से आपका वाटर लेवल बढ़ेगा। ये सब जगह बनाने की जरूरत है। हमको चरागाह तैयार करने की जरूरत है, चरागाह को बढ़ाने की जरूरत है। और आप सोचेंगे चरागाह से क्या होगा? जब घास होता है उसके माध्यम से भी पानी नीचे धरती में जाता है।
आसानी से बहकर नहीं निकलता और धीरे 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 इसमें पानी जाता है। चरागाह में घास भी उगता है, पेड़ भी लगाते हैं। तो ये सब काम पंचायत राज विभाग का वाटर से निरंतर काम कर रहा है। उनको मैं बधाई देता हूं कि वो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इनको मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई। मित्रों, एक पेड़ की बहुत महत्ता है। एक पेड़ इसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी देता है। एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। 20 किलो अपशिष्ट को सोखता है। ये वर्षा को बुलाता है। और मैंने पहले कहा कि 3500 लीटर यानी 3500 लीटर पानी को जमीन में परकुलेट करता है। ये हमारा भगवान है क्योंकि ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। आप सब लोगों को कोरोना में पता चला होगा कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई और उनको ऑक्सीजन मिल गई तो जिंदा हो गए यानी बच गए, और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वो ऊपर चले गए। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बाहर से हवाई जहाजों से भी हमको ऑक्सीजन मंगानी पड़ी और हम लोगों को पहुंचाकर हमको जिंदा रखने की कोशिश की। इसलिए इसकी कीमत बहुत है मित्रों, बहुत है। इसलिए इससे दुश्मनी कभी नहीं निकालना। ये हमारा भगवान है और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो भगवान है उसकी पूजा करनी चाहिए। और इसलिए पेड़ की पूजा करते हैं, हम जल देवता की पूजा करते हैं कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसकी भी पूजा हम करते हैं। और इसलिए मित्रों, पेड़ जरूर लगाएं। अब लोग के लिए पेड़, हम पेड़, कुंड, बावड़ी, झरने, नदी, नाले, ये क्या है? ये भारत माता के श्रृंगार है। और भारत माता हमको क्या नहीं देती है? भारत माता हमको सब कुछ देती है। हमारा मलमूत्र सहती है और जब सतही पानी कम पड़ जाता है तो उसकी छाती में छेद करके हम पीने के लिए पानी निकालते हैं और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। लेकिन भारत माता ऊप तक नहीं बोलती उसकी छाती में छेद होने के बावजूद। हम ना बांधों से नदियों से जब पानी ले जाना हो तो उसकी छाती और बड़ी बड़ी नहरें बना देते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से खोदते हैं। हमारे किसान पहले छोटे छोटे हल चला चला कर खाद्यान्न पैदा करते थे पशु होकर के, अब बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर के छाती को चीरते हैं, सारी छाती को चीर देते हैं। वो अब तक नहीं बोलती, इसलिए नहीं बोलती है कि यदि मेरे बच्चों को मेरा दर्द पता चल गया तो शायद ये है लोग भोजन नहीं ले पाएंगे, खाद्यान्न नहीं ले पाएंगे, ये पानी नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारे जीवित रहने के लिए ये भारत माता सब कुछ सहन करती है। और जब सब कुछ सहन करती है तो हमारी भी किसी ड्यूटी बनती है कि भारत माता के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। जब भारत माता सब कुछ करती है तो फिर भारत माता का श्रृंगार क्यों मिटाएं? क्योंकि नदी, नाले, एनीकट, तालाब, तलैया, झरने और पेड़, ये सब भारत माता के श्रृंगार हैं। इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा जरूरी है और इसकी रक्षा करना चाहिए, तभी हम मित्रों जीवित रहेंगे। हम बड़े बड़े समझदार हो गए आजकल, बहुत समझदार हैं। जब कहीं कहीं हम सामान लेने के लिए जाते हैं बाजार में तो घर से थैला ले जाने में शर्म आती है। हम दुकानदारों को कहते हैं पॉलीथीन की थैली में या थैले में ले लें। पॉलीथीन की थैली हमारा मित्र नहीं, दुश्मन है। उसमें जब सामान लाते हैं और उपयोग करके फेंक देते हैं, इधर उधर उड़ती है, गोमाता खा जाती है, मर जाती है। इकट्ठा करके लोग जला देते हैं तो दूषित गैसें निकलती जो जहरीली गैसें होती है। और दूसरी ओर गंदगी जहां ज्यादा होती है वहां भी दूषित गैसें निकलती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा जहां हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। ये सब निर्माण जब होता है, जहरीला होता है, सब वायुमंडल में जाता है और सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। राजस्थान में 7.5 लाख लोग हर साल पॉलीथीन और गंदगी की वजह से दम तोड़ते हैं। फिर 7.5 लाख लोग। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मैंने गढ़ा नहीं है, बनाया नहीं है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि राजस्थान में 7.5 लाख लोग गंदगी और पॉलीथीन के कारण से मरते हैं। तो क्या हम उन लोगों को बचाने का यत्न नहीं करें? तो क्या उन सब लोगों को बचाने के लिए क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद मैं पॉलीथीन का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा कि उससे मेरे बच्चे मर सकते हैं, माँ बाप मर सकते हैं?
मेरे पिताजी मर सकते हैं या भाई बहन मर सकते हैं, मेरे पड़ोसी मर सकते हैं, मेरे गांव के लोग, शहर के लोग मर सकते हैं, इसलिए उनका बचाने का जिम्मा भी मेरा है। इसलिए किसी भी कीमत पर मैं अब पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा और गंदगी से दोस्ती नहीं रखूंगा।